Dear students, good morning to all of you. Myself योगराज, टीचर यूपीएस खनबल। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने जिस चैप्टर को कंप्लीट किया था वो हमने लिया था क्लास 7th, सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था वो था एयर। चैप्टर का नाम क्या था? एयर। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया था, हमने इसको कंप्लीट डिस्कस कर दिया था। तो आज इसका जो पार्ट है, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि इसके क्वेश्चन आंसर और भी एक्सरसाइज जो होगी। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एटमॉस्फेयर, कि वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। The atmosphere primarily comprises nitrogen and oxygen in bulk and other gases like carbon dioxide, helium and ozone etc. in lesser quantities. हमारी जो पृथ्वी है, जो ज़मीन है, जो चारों ओर से हवा की घनी चादर से क्या हुई है, ढकी हुई है या घिरी हुई है। द एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। कुछ गैसें ऐसी हैं जो ज़्यादा वाले में पाई जाती हैं और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, कम वाले में पाई जाती हैं। और जो ज़्यादा वाले में गैसेस पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में, वो कौन सी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड जो कम वाले में पाई जाती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन एटसेट्रा। ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जोड़ के चलेंगे कि ऐसी कौन सी दो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, या जिनका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है वायुमंडल में। द टू गैसेस दैट मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो 21% है और नाइट्रोजन 78% होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच गैस क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस दैट क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस होती है जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द वेदर। वेदर होता है मौसम क्या है। द आर टू आर और द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। वायुमंडल में जो डे टू डे या आर टू आर, घंटे टू घंटा या दिन टू दिन जो मौसम की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। वेदर can change dramatically from day to day. It may be classified as hot, dry, cold and wet. Weather can change dramatically from day to day. जो वेदर होता है ये डे टू डे क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इट मे बी क्लासीफाइड एज, इसको हम हॉट वेदर भी कह सकते हैं, ड्राई भी कहते हैं, कोल्ड भी कहते हैं और वेट वेदर भी कह सकते हैं। और ये सीजन के मुताबिक अगर चेंज होता है तो इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो वायुमंडल की डे टू डे जो आर टू आर कंडीशन चेंज होती रहती है, उसमें जो तब्दीली आती रहती है उसको हम वेदर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ेंगे नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरह की रेनफॉल कौन सी होती है? 3 तरह की बरसात जिसको हम बोलते हैं वो है 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल और एज फॉलोज कन्वेक्शनल रेनफॉल, orographic rainfall and cyclonic rainfall. Convectional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर मीन्स हवा का दबाव क्या होता है, या एयर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं।
एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of the air on the earth surface। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दबाव वायु दाब या एयर प्रेशर कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर या वायु दाब कहते हैं। द एयर प्रेशर डिक्रीज एज हाइट इंक्रीजेज एंड इज द हाइट एट द सी लेवल। अगर हम हाइट में जाएंगे तो एयर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होता जाता है, हवा का दबाव कम होता जाता है। अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे और सी लेवल पर जो हमेशा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट गिव रीजन है। गिव रीजन से पहले हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे टिक द करेक्ट आंसर। हमें टिक देना है जो करेक्ट आंसर होगा। 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। कौन सी गैसेज है जो हमें सूरज की निकलने वाली जो किरणें, सूर्य से निकलने वाली जो हार्मफुल किरणें हैं, नुकसानदायक किरणें हैं, उससे हमें बचाती है। तो इसमें आंसर के तौर पर हम कौन से ऑप्शन करेंगे? ओजोन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, या मेजोस्फेयर है। तो ये कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है, वायुमंडल की कौन सी लेयर है जहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते हैं, बादल नहीं होते हैं? तो वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। ना ट्रोपोस्फेयर है ना मेजोस्फेयर है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे, एटमॉस्फेयर की लेयर जो है इसके ऊपर चलते जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, या रिमेन द सेम? तो ये क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, जब प्रेसिपिटेशन ज़मीन पर गिरते हैं पानी की शक्ल में इन द लिक्विड फॉर्म, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं, रेन कहते हैं, जो सुरंग कहते हैं उसको हम रेन कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? मैच द फॉलोइंग। हम इनको मैच करेंगे, मिलाएंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन जो करेक्ट होगा। ट्रेड विंड, लू, मॉनसून एंड विंड। इधर ऑप्शन दिए गए हैं। इनकमिंग सोलर एनर्जी, सीजनल विंड, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, लेयर ऑफ ओजोन गैस, परमानेंट विंड एंड लोकल विंड। ट्रेड विंड के साथ हम किसको जोड़ेंगे? परमानेंट विंड। नंबर 1 परमानेंट विंड। फिर है लू। लू जो होती है ये नॉर्दर्न प्लेन में चलती हैं, ये लोकल विंड कहलाती हैं। मॉनसून ये सीजनल विंड होती हैं जो अपने साथ पानी लेकर आती हैं, सीजनल विंड। और विंड हम किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, जब हवा चलती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर एरियाज। इसको क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है जी। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है गिव रीजन्स। गिव रीजन में हम पढ़ेंगे वेट क्लोथ्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमन डे। नमी वाले दिन जो गीले कपड़े होते हैं वो ज़्यादा टाइम क्यों लेते हैं सूखने में? वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमन डे बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज मोर ऑन द ह्यूमन डे। क्योंकि जो ह्यूमन डे होता है उस दिन जो हवा में पानी की मात्रा क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए वेट क्लॉथ्स के जो वेट क्लॉथ्स होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, वो सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर, हवा में जो पानी का अमाउंट है वो बहुत ही क्या होता है? ज़्यादा होता है ऑन ह्यूमन डे। इसलिए वो कपड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में। ड्यू टू विच द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीजेज एंड एयर सोक्स इन लेस वाटर फ्रॉम द क्लॉथ्स। ये एक वजह है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, पानी का जो एवेपोरेट होने का जो मात्रा है वो कम हो जाती है। उस दिन पानी क्या होता है? कम इवेपोरेट होता है।
तो जिसकी वजह से एयर सोक्स द लेस वाटर फ्रॉम द, अब एयर जो पानी को सोखने में क्या करती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, कि जो इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज क्यों होता है, क्यों हो जाता है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, जब वो पोल की तरफ जाता है। तो इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, कि जो सूरज की तरफ से आने वाली किरणें हैं, सूरज की तरफ से आने वाली वो ऊर्जा है जिसे ज़मीन ज़मीन अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। सूरज की वो किरणें जो ज़मीन पर पड़ती हैं, वो ऊर्जा जिसको ज़मीन क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, जो इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। वजह क्या है, बिकॉज सन रेज फॉल्स वर्टिकली, क्योंकि जहाँ पर इक्वेटर पर जो सन रेज हैं, जो सूरज की किरणें हैं, वो वर्टिकली पड़ती हैं एंड स्लैंट ऑन द पोल्स, और पोल पर वो कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और क्लास जहाँ दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।